नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन और अब आप देखेंगे हमारी खास रिपोर्ट वॉर की डेथ फाइल। युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में है, जो फिलहाल सीज फायर की रेड लाइट पर रुका हुआ था। शुक्रवार की शाम और शनिवार की रात को अचानक से उस रेड लाइट पर हलचल शुरू हो चुकी है। 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर से युद्ध की आहट महसूस कर रही है। ये तीनों घटनाएं क्या हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। ईरान और अमेरिका का युद्ध पर्सनल हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है वो भी आपको बताएंगे। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। 40 दिन बाद 7 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान हुआ। पिछले 1.25 महीने से तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। आपको आज ये भी बताएंगे कि इस दौरान ऐसा क्या क्या हुआ है, जिसकी चरम परिणति के रूप में एक बार फिर से युद्ध के बादल ईरान के ऊपर गरज रहे हैं। 22 मई 2026 अमेरिका की मीडिया में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। कुछ ही मिनट के भीतर वो पूरी दुनिया में छा गई। दावा किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप पर हमले का प्लान बेनकाब हुआ है। 15 मई 2026 को पकड़े गए एक शख्स के पास से इवांका के घर सहित प्रमुख जगहों का नक्शा मिला है। आरोप है कि वो आदमी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC से जुड़ा हुआ है और इराक में एक्टिव था। जब इवांका के खिलाफ ईरानी साजिश की खबर दुनिया में फैल रही थी, उस समय इवांका के पिता डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच में थे। यहां से उन्हें अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन बेटे की शादी में न जाकर ट्रंप अचानक वॉशिंगटन के लिए निकल पड़े। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना प्लान क्यों बदल दिया? क्या अब ईरान पर हमला होने वाला है? बेटी पर हमले की साजिश, पिता की घर वापसी, ईरान के डील डन करने की मियाद का खत्म होना, यह सब कुछ मिलकर एक बड़ी आशंका को जन्म देने लगे। बाईस 23 मई की रात सोशल मीडिया पर ऐसे एयर मैप्स वायरल होने लगे जिसमें ईरान के आकाश पर किसी हवाई जहाज के न होने का दावा किया जाने लगा। ईरान और अमेरिका दोनों के सोशल मीडिया हैंडल ईरान के आकाश से गायब एयर ट्रैफिक के पीछे GPS जैमिंग का दावा करने लगे। हवाई हमले की आशंका के लिए तैयार रहने का साइबर अलर्ट सक्रिय हो गया। मई सुबह ईरान के सबसे बड़े अपशकुन ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर दस्तक दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार स्कैविनो ने दुनिया को उस खौफनाक दिन की याद दिला दी जब 28 फरवरी को ईरान पर घातक और कुख्यात हमला किया गया था। 27 फरवरी को स्कैविनो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर B2 बॉम्बर का ऐसा ही खतरनाक वीडियो अपलोड किया था और उसके ठीक एक दिन बाद ईरान पर कभी न भूलने वाला हमला हुआ। ईरान के तेहरान में भारी भीड़ सड़कों पर थी। वो जी जान से नारे लगा रही थी।
रेवोल्यूशन स्क्वायर में बदला बदला की आवाज गूंजने लगी। अमेरिका के हमले की आशंका ने ईरान के लोगों को प्रतिशोध के तूफान से भर दिया। अमेरिका से चलने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स में अमेरिकी सेना के समर्थन में अभियान शुरू हो गया। ये चारों घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। सबसे पहले इवांका का थ्रेट नैरेटिव, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यक्रम में अचानक बदलाव, जो तभी होता है जबकि कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर मिलिट्री सिग्नल, जीपीएस जैमिंग और उसके बाद आखिर में सिंबॉलिक मैसेजिंग। B2 बॉम्बर का एक बार फिर वही वीडियो। कई एनालिस्ट इसे सिग्नल एस्केलेशन पैटर्न की तरह देखते हैं। The last 48 hours have been tense. The president is in Washington. He had a wedding which he chose not to attend and traveled to Washington, as I understand it. Is there a sense that strikes are imminent? Well, I wouldn't characterize it as in terms of a time frame. I would say that what's happening now cannot become the status quo and it cannot go on forever. At some point, there has to be a resolution to this problem, beginning with the fact that Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The second is the straits cannot continue to be closed. It is illegal. What they are doing, they are basically threatening and have fired upon commercial vessels. Commercial vessels. It is illegal. It is unlawful under any mechanism for a country to take international waterways and turn it into theirs and charge a toll for it, which is what Iran is trying to do. So our preference, the president has said repeatedly, he would prefer to solve those two problems, the nuclear issue and the straits, through a negotiated agreement, through the work of diplomacy. And that's ongoing. Even as I speak to you now, there's work being done in that regard. That is our preference. That is what we are trying to do. That's what we've done best efforts towards. But ultimately, this problem needs to be solved one way or the other. We would prefer it be through diplomacy, but it will be solved one way or the other. संकेत तो अच्छे नहीं हैं और होने भी नहीं थे। अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार सहमति नहीं बन पा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ईरान पर सबसे ताजा बयान कहता है कि ईरान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक है, जो कि दुनिया भर में आतंकियों की मदद करता है। ऐसे ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। वहीं ईरान का सबसे ताजा बयान है कि अमेरिका की अत्याचारी शर्तें शांति की दुश्मन हैं और पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रहे सुलह के प्रयासों को सफल नहीं होने दे रही है। लड़ने वालों की पीठ आमने सामने है और चेहरे विपरीत दिशा में। हॉर्मुज अभी भी बंद है और इसकी वजह से दुनिया में महंगाई का बम हर जगह फट रहा है। ऐसे में क्या शांति का रास्ता एक बार फिर से युद्ध क्षेत्र से गुजरने के लिए तैयार है? ईरान के भीतर क्या हो रहा है? अमेरिका में क्या चल रहा है? ट्रंप की चीन यात्रा से ईरान युद्ध पर क्या असर पड़ा? व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की चीन यात्रा के बाद फौरन बीजिंग क्यों पहुंचे? जिनपिंग ने ट्रंप और पुतिन को चीन में बुलाकर दुनिया को क्या संदेश दिया है? एलन मस्क चीन की यात्रा से लौटने के बाद दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की तारीफ में वीडियो क्यों जारी कर रहे हैं?
एनवीडिया प्रमुख जेनसन हुआंग चीन में 3 फोल्ड वाला फोन देखकर हैरान क्यों हो गए? पीट हेग्सेथ ट्रंप की रक्षा तैयारियों की तारीफ में जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? Real 1% of our nation are right in front of me. A demonstration of service. मार्को रूबियो नाटो से ट्रंप की नाराजगी की कहानी बार बार दुनिया को क्यों बता रहे हैं? ताइवान पर ट्रंप और जिनपिंग की वार्ता का ईरान के युद्ध पर क्या असर पड़ा है? तेहरान अब अमेरिका के खिलाफ 90% इनरिच यूरेनियम की धमकी क्यों दे रहा है? मिडिल ईस्ट के देशों में भीषण उथल-पुथल क्यों मची हुई है? हॉर्मुज पर अमेरिका के कंट्रोल का दावा कितना सच्चा है? ईरान अमेरिका युद्ध के सीज़फायर में अब पाकिस्तान और इजराइल क्या कर रहे हैं? हॉर्मुज की डबल नाकेबंदी से प्रतिदिन $500 मिलियन का नुकसान कब तक बर्दाश्त करेगा ईरान? ईरान की तरफ से युद्ध रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? मुस्तफा खमेनेई कहां हैं और वो अब तक दुनिया के सामने क्यों नहीं आए हैं? हॉर्मुज बैन से तबाह दुनिया की इकोनॉमी का क्या अंजाम होगा? ईरान पर अमेरिका के जून हमले की तारीख का सच क्या है? ईरान के समुद्र और मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे हमले का बड़ा धमाका होगा या नहीं? जून में जंग की तारीख आ चुकी है, तो इस बार कौन कौन से हथियार हो रहे हैं तैयार? आपकी टीवी स्क्रीन पर अगले 13 सेकंड में आप जो तस्वीर देखेंगे वो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का भविष्य बता देगी। ये तस्वीर ईरान के तेहरान में लगाई गई है। इसमें ट्रंप का आधा चेहरा है। ट्रंप के मुंह के ऊपर एक नीले रंग का कपड़ा है जिसकी डिजाइन हॉर्मुज के नक्शे की तरह है। ईरान के अखबारों में लगातार हॉर्मुज विजय के मेडल की तरह चिपका रहता है। शहर के चौराहे और घर लगातार युद्ध के मोड में हैं। टारगेट लॉक है, ट्रिगर पर हाथ है। सड़क के किनारे टेंट लगाकर ईरान के लोगों को बासिज फोर्स AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दे रही है।
जो भी ये ट्रेनिंग पास कर लेगा उसे जनफादा कहा जाएगा। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब घातक हथियार में तब्दील होने के लिए रेडी हो रहे हैं। समुद्र में अमेरिका ईरान के जहाज और टैंकर पर तनी निगाहों से निगरानी कर रहा है। शक होते ही अटैक होता है। हेलीकॉप्टर नीची उड़ान भरते हैं और बिना ईरानी मिसाइल या ड्रोन से डरे निर्भय होकर किसी भी टैंकर और जहाज पर उतर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्सेट, मार्को रूबियो, नेतन्याहू, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, राष्ट्रपति पेजेश्कियन, संसद के चीफ गालिबाफ, चीन के जिनपिंग, रूस के पुतिन, पाकिस्तान के जनरल मुनीर, इनके बीच युद्ध की कई गांठें फंसी हुई हैं। इनकी हर हरकत से युद्ध की धड़कनें घटती और बढ़ती हैं। I mean, Iran is dying to make a deal. They want the deal more than I do. I call it a mini war. They want to make a deal. We've had very good talks. They want to make a deal badly. They can make a deal that's satisfactory to us. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर हमले से केवल 1 घंटे दूर थे। मिडिल ईस्ट के मित्र देशों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया क्योंकि ईरान डील के लिए तैयार है। यूएस सीनेट में एक प्रस्ताव मूव किया गया। अगर कांग्रेस की सहमति नहीं मिली तो ट्रंप को युद्ध रोकना होगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भीषण जंग जारी थी। लेबनान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता भी चल रही थी। ईरान धमकी दे रहा था, डायलॉग किया है, सरेंडर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में सीज फायर रोककर लगातार नए हमले की तारीखें दे रहे थे। They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when. You're in constant contact. I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, I had made the decision. So they called up. They had heard I made the decision. They said, "Sir, could you give us a couple of more days because we think they're being reasonable." How many days for Iran to come? Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. ट्रंप के बयान में असमंजस है। हमला होने वाला था और कभी भी दोबारा हो सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब अमेरिका में ट्रंप ईरान पर हमले से 1 घंटे दूर थे, फिर कभी भी हमला कर सकते थे। इसकी तारीख बहुत स्ट्रेटजिक थी। 13 से 15 मई के बीच ट्रंप चीन की यात्रा करके देश वापस आए थे। अपनी चीन यात्रा को वो बहुत सक्सेसफुल बता रहे थे। उनका दावा था कि चीन ने उनको भरोसा दिया है कि अब वो ईरान को युद्ध में हथियार नहीं देगा। President Xi has promised me that he's not sending any weapons to Iran. That's a beautiful promise. I take him at his word. I appreciated it. We had an amazing time in China. Look, we got along very well before this, but President Xi and I had really an amazing time. I think he'd say the same thing, but he promised that he's not sending any weapons. And, if you think about it, he gets 40% of his oil. He's not sending oil boats in, tankers in with 20 destroyers alongside of him. No, he wants it. He does want it open, like me. I want it open, and we'll get it open. But
Iran has used the Straits as a military weapon for 47 years, really much more than that. And that's not their strait, that's international waterways, that's not for them. अगर ईरान के खिलाफ चीन की गारंटी का दावा सच्चा था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ईरान पर हमले से ऐन 1 घंटे पहले रुक गए, और वो भी उन देशों के कहने पर जो खुद अमेरिका की सिक्योरिटी बेल्ट के बिना ईरान के सामने 2 मिनट खड़े होने की स्थिति में नहीं है। जरा ट्रंप की बातों को गौर से सुनिए। Speak a little bit about your post on Truth Social on Iran and what was the decision that why you didn't attack it? Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and it didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Yeah. 19 तारीख से एक दिन पहले और 20 तारीख के बीच में ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर के कहने पर ईरान पर हमला टाल दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये वही वक्त है जब ईरान के दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने परम प्रिय मित्र चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग पहुंचे थे, वो भी ट्रंप की यात्रा के तुरंत बाद। यहां पर उनकी यात्रा नेक्स्ट लेवल पर चल रही थी। पूरी दुनिया में पुतिन और ट्रंप की चीन यात्रा की तुलना हो रही थी। जहां एक और ट्रंप की यात्रा पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की बंदूक तान दी थी, वहीं पुतिन की यात्रा के दौरान जिनपिंग ने हर कदम पर दुनिया को दिखाया कि पुतिन उनके बेहद खास है। पुतिन और जिनपिंग ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया, अमेरिका के अलावा दुनिया के कई और शक्ति केंद्र होने की बात कही। 20 से 40 व्यापारिक समझौते हुए, दोनों ने मिलकर ईरान युद्ध रोकने की बात पर बल दिया। अमेरिका और रूस के प्रति चीन के सम्मान का फर्क पूरी दुनिया ने देखा, तो क्या सम्मान के इसी अंतर को दूर करने के लिए ट्रंप पुतिन की चीन यात्रा के दौरान ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे? लेकिन यहाँ जो बात सबसे घातक है वो ये कि अमेरिका के बड़े-बड़े ईरान विनाश के दावों के बावजूद ईरान ने खुलेआम अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब की धमकी दी और अभी भी दे रहा है। دنبال میکنن برای हम सारी हलचलों पर नजर रखे हुए हैं और हर हालत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर भी बातचीत की मेज पर उनकी धमकियों की कोई परवाह किए बिना हम सिर्फ ईरान के हितों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका की धमकियों के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर विपक्ष की तरफ से कोई छोटी मोटी गलती भी हुई तो उसे कैसे जवाब देना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी दुनिया के देश ईरान अमेरिका युद्ध से परेशान हैं। होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के डबल ब्लॉकेड से इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ रहा है। आर्मेनिया में जमा हुए यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने यूक्रेन और ईरान वॉर पर चर्चा की। यहाँ पर जो संदेश बाहर आया वो अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
The situation is clearly evolving. It is really important that we get the Strait of Hormuz open because that is directly impacting on our economy in the United Kingdom. And that's why in recent months we've pulled together a group of countries to have a reassurance presence, including a military presence, as soon as it's safe to get vessels through. शायद यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बार फिर अचानक नेटो देशों के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी को विशेष रूप से दुनिया के सामने रखा है। कयास ये भी है कि अमेरिका नेटो से आर्थिक और सैनिक मदद में कटौती करेगा। I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant. I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America? Because it gives us bases in the region that allow us to project power during a contingency in the Middle East or somewhere else. So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO? That's a very fair question. Allahu Akbar. 8 अप्रैल 2026 40 दिन के युद्ध के बाद सीज फायर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों ने अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद से अमेरिका और दुनिया में इस युद्ध को लेकर कई तरह की घटनाएं हुई। अमेरिका की तरफ से हर दिन बयान जारी हुए। हर बार अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया है, ईरान की वायुसेना को खत्म कर दिया है, ईरान की मिसाइल क्षमता को 85% तक मिटा दिया है, ईरान की परमाणु क्षमता को मिटा दिया है। इसके बावजूद अमेरिका लगातार ईरान को धमकी देता है कि वो उसे परमाणु क्षमता विकसित करने नहीं देगा। अब लड़ाई मिसाइल, ड्रोन, परमाणु क्षमता से आगे आकर होर्मुज में फंस गई है, वहां से निकलने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका होर्मुज पर पूरा कब्जा चाहता है, लेकिन इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान के पीछे चीन और रूस हैं, जबकि अमेरिका का साथ देने के लिए यूरोप और नेटो भी सामने नहीं आ रहे हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ एक और ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है ऑपरेशन लायंस रोड। ये ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला था। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच फंसे युद्ध के कई और मोर्चे भी हैं, जिनमें प्रमुख है इजराइल और हिजबुल्ला। इजराइल की सीमा से सटे लेबनान में बैठे हिजबुल्ला को इजराइल बड़ी मुसीबत मानता है और हिजबुल्ला की ऑक्सीजन ईरान से आती है। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ उस इलाके में इराक, यमन, जॉर्डन, मिडिल ईस्ट में जितने दुश्मन हैं, उनके सिर पर ईरान का हाथ है। अमेरिका तो दूर है, असली खतरा तो इजराइल पर ही है। इसलिए इजराइल ने सीज फायर के वक्त का बहुत ही निर्णायक इस्तेमाल किया है। मिडिल ईस्ट के वो देश जो कि ईरान की वजह से अमेरिका की गोदी में बैठे हैं, वो भी सीज फायर के दौरान शांति और युद्ध के बीच में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध के राउंड 2 में एक्शन की स्क्रीन क्या बन रही है, आइए ये भी समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इराक की सेना है। इराक का इलाका है, यहां पर इराकी सेना का ऑपरेशन चल रहा है। इराकी सेना ऐसा क्यों कर रही है, इसकी वजह है इजराइल। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इराक में अपनी थल सेना का बड़ा अड्डा तैयार कर लिया है। इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ जमीन से हमले के लिए किया जाएगा। इराक में ऑन ग्राउंड ईरान समर्थित शिया लड़ाकों की बड़ी घातक मौजूदगी रही है। दावा है कि इजराइल की पोल खुल गई, ईरान सतर्क हो गया। इस स्थिति को संभालने के लिए ही इराक अपनी सेना के जरिए उन इलाकों का रियलिटी टेस्ट दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जहां इजराइल के होने का दावा किया जा रहा था।
इजरायली और अमेरिकी मीडिया ने जितना भी हल्ला मचाया है कि यहाँ इजरायली बेस है, वो सारा मामला आपके सामने है। हम तो ये समझते हैं कि वो एक छोटी सी फोर्स थी जो आई और 48 घंटे भी नहीं टिक पाई। हमारी यूनिट्स आगे बढ़ी और हमारे एक जवान की शहादत के बाद वे उसी रात निकल भागे। मुझे तो पूरा भरोसा है 5 मार्च को ऑपरेशन कमांडर खुद यहाँ आया, पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन कोई नहीं मिला। दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया कि अब की बार युद्ध थोपा गया तो ईरान युद्ध के कई मुंह खोल देगा। ईरान के इरादों को दुनिया के नक्शे पर समझे। ईरान का प्लान है कि वो इस बार होर्मुज से आगे बढ़कर बाब अल मंदेब को ब्लॉक करेगा। इसमें ईरान की मदद करेंगे हूती, एक आतंकी संगठन जो यमन के इस हिस्से में काबिज है। हूती के बारे में दावा है कि वो ईरान के एसिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। बाब अल मंदेब के ब्लॉक होने का मतलब है कि दुनिया के कंटेनर व्यापार को बड़ा नुकसान, क्योंकि जब बाब अल मंदेब से आगे बढ़ते हैं तभी स्वेज नहर पर पहुंचते हैं, जो कि हिंद महासागर और यूरोप को जोड़ने का एक बड़ा जरिया है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकाने, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों की फैक्ट्री और दफ्तर नए निशाने हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से सामने आई IRGC की इस बात को सुनने के बाद ईरान की रणनीति का पता चलता है। IRGC ने बहुत साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर फिर से आक्रामकता हुई तो क्षेत्रीय युद्ध का वादा था वो अब इलाके से बाहर भी फैल जाएगा। बयान में उन्होंने अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन की लगातार हारों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो इस बार मामला सिर्फ इलाके तक नहीं रहेगा। युद्ध की आग सीमा पार कर आगे बढ़ेगी और हमारे इतने भयंकर प्रहार होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। UAE के बराका एटॉमिक सेंटर पर हुए ड्रोन हमले के बाद इस बात पर जोर दिया गया है कि ईरान के इरादे बेहद खतरनाक हो चुके हैं। इस बार वो बिल्कुल नए टारगेट्स को चुनेगा जिसमें हमला छोटा होगा लेकिन असर बहुत बड़ा। इनके ईरान व ओमान व ओमान हम किसी भी इलाके के देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते। हम सब क्षेत्रीय देशों के साथ, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल, हमेशा से पड़ोसी हैं। हम उन सब देशों से अपील करते हैं कि वे बाहर वाले विदेशी तत्वों की साजिशों से सावधान रहें, जो हमारे इलाके के देशों के बीच झगड़ा और परमानेंट बंटवारा करवाना चाहते हैं। उन्हें पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ हुआ उससे सबक ले लेना चाहिए। अब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि अमेरिका और ज़ायोनी हुकूमत की फौजी मौजूदगी इस इलाके में सुरक्षा नहीं लाती, बल्कि उल्टा नुकसान ही करती है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति की बात कर रहे कतर, सऊदी अरब और UAE दोनों ही देशों के इरादों की गारंटी नहीं ले रहे हैं। ये दिखाता है कि युद्ध के दोनों छोर पूरी तरह से एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए तैयार हैं। समझौता कितना करीब है या नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। मुझे तो लगता है कि अभी किसी के बस की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के नेतृत्व में चल रही इन लगातार कोशिशों का आखिर क्या नतीजा निकलेगा, पर यह एक पक्की बात है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के इन प्रयासों का पूरा साथ देते हैं और देते रहेंगे। मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले USS फोर्ड पर तैनात अपने सैनिकों की घर वापसी का जश्न मनाया है। दावा है इन सैनिकों ने वेनेजुएला और ईरान के युद्ध में एक्टिव भागीदारी की है। इसी जहाज से ईरान के खिलाफ 12,000 उड़ानें भरी गई थी। जहाज में आग लग गई थी और इसका टॉयलेट सिस्टम भी खराब हुआ था। दावा है कि जहाज में आग की वजह ईरान का हमला था, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जहाज से ईरान पर हमले किए गए थे, इसे ईरान ने किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जबकि फोर्ड सैनिक लेकर घर पहुंचा है तो एक्सपर्ट कहते हैं कि मोर्चे पर नए सैनिक पहुंच चुके हैं। ईरान के गली चौराहों में मिसाइल और ड्रोन सजा दिए गए हैं। इस युद्ध में जो सबसे काबिल गौर बात है वो ये है कि जो भी देश एक्टर हैं
मतलब युद्ध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्टिव हैं, उनका दावा है कि हॉर्मुज के ब्लॉकेड से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका, रूस, चीन तीनों के मुताबिक उन्हें हॉर्मुज वाले तेल गैस की वजह से दिक्कत नहीं है, लेकिन एशिया के तमाम देशों का बजट बिगड़ना शुरू हो चुका है। इस बार तेल और गैस कारखाने मेन टारगेट होंगे। ऐसी स्थिति में नुकसान ऐसा होगा जिसका असर दशकों के लिए होगा। दुनिया की भलाई इसी में है कि डील हो जाए, युद्ध की अगली डेट से पहले स्थायी शांति का संदेश आ जाए।